तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 9 से आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डेडली से भी ज्यादा नफरत करेगा। परंतु यह तब की बात थी जब ड्रैको माल्फॉय ने वो सबसे पहले मिला था। गरुड़ देवर के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नाग शक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई कार्य की ही क्लास में बैठते थे, इसलिए उनका मैल्फॉय से ज्यादा पाला नहीं पड़ता था। या कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गरुड़ द्वार के हाल में लगा वो नोटिस नहीं दिखा, जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी और गरुड़ द्वार तथा नाग शक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत बढ़िया, हैरी ने उदास होकर कहा। मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि मैल्फॉय के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उल्टा सीखने के लिए वो जितना बेताब था उतना किसी दूसरे चीज सीखने के लिए नहीं था। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे? रॉन ने समझदारी से कहा। मैं जानता हूँ कि मैल्फॉय हमेशा डींगे हाँकता रहता है कि वो कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वो फेंकता है। ये सच था कि मैल्फॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था। वो जोर जोर से शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही वो सेंके बगाड़ने वाली लंबी कहानियां सुनाया करता था, जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती थी कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे मुगलों से किस तरह बाल बाल बचा। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकेला विद्यार्थी नहीं था। सेम्स फिनिगन भी कहता फिरता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया था। यहाँ तक कि रॉन भी हर उस आदमी को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार होता था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वो एक हैंग ड्रैगलर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। फुटबॉल को लेकर रॉन की डीन थॉमस से पहले ही काफी लंबी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में सोता था। रॉन की समझ में नहीं आता था कि ऐसे खेल में क्या मजा आ सकता है जिसमें केवल एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत ना हो। हैरी ने देखा कि डीन की बेस्ट हेम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिले। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। मन में हैरी को लगता था कि उन्होंने समझदारी का काम किया, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके हाथ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतनी ही घबरा रही थी जितना कि नेविल। ये एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने सबको बहुत बोर किया। वो उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी, जो उनसे लाइब्रेरी की एक किताब क्विडिच शुरुआत से आज तक से सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को कान लगाकर सुन रहा था। वो हर उस चीज को जानने के लिए उतावला था जो बाद में जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी मदद कर सके। परंतु बाकी सब लोग बहुत खुश हुए जब डाक आने से हरमाइनी का लेक्चर खत्म हो गया। हैग्रिड की चिट्ठी मिलने के बाद से हैरी के नाम कोई चिट्ठी नहीं आई थी
और मैल्फॉय ने इसे जल्दी ही भांप लिया। मैल्फॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लेकर आता था, जिन्हें वो नागशक्ति के टेबल पर शान झाड़ते हुए खोलता था। एक करेल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने इसे रोमांचित होकर खोला। पैकेट में बड़े कंचे के आकार की कांच की गंदे निकली, जिसमें सफेद धुआं भरा था। उसने सबको गेंद दिखाई। इसे भूलना जाना कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती है कि मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। देखो, इसे इस तरह से कसकर पकड़ते हैं और अगर ये लाल हो जाए तो उसका चेहरा लटक गया क्योंकि भूल ना जाना अचानक लाल हो गया था। तुम कुछ भूल गए हो? नेविल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल गया था। तभी ड्रेको माल्फॉय ने, जो गरुड़ द्वार के टेबल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से भूल ना जाना छीन लिया। हैरी और रॉन एकदम से उछलकर खड़े हो गए। वे लोग माल्फॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, परंतु प्रोफेसर मैकगोनागल, जो स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्या को भांप सकती थी, पलक झपकते ही वहां पर आ गई। क्या हो रहा है? मैल्फॉय ने मेरा भूलना जाना ले लिया, प्रोफेसर। गुस्से से घूरते हुए मैल्फॉय ने भूलना जाना को एक बार फिर टेबल पर जल्दी से गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा और वो क्रेब और ग्रेल के साथ वहां से खिसक गया। उस दोपहर 3:30 बजे हैरी, रॉन और गरुड़ द्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतारकर मैदान में पहुंचे, जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास चलने वाली थी। मौसम साफ था, हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट-चट की आवाज कर रही थी। वे लोग डलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बढ़े, जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था, जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीन पर रखी थी। हैरी ने फ्रेड और चार्ली वेज़ली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं आदर्श नहीं थी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें से कुछ हिलते लगती थी और हमेशा थोड़ी बाईं तरफ उड़ती थी। उनकी टीचर मैडम बुच आ गई। उनके बाल छोटे और भूरे थे तथा उनकी पीली आंखें बाज की तरह थी। तो इंतजार किस बात का है? उन्होंने तेज आवाज में कहा। तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। ये पुरानी थी और उसमें से कुछ शाखाएं कहीं कहीं बाहर निकल रही थी। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाहिना हाथ लाओ, मैडम बुच ने आगे कहा, और बोलो ऊपर। ऊपर, सब चिल्लाए। हैरी की झाड़ू तत्काल उसके हाथों में कूद कर आ गई, परंतु बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू जमीन पर सिर्फ लुढ़की और नेविल की तो बिल्कुल भी नहीं हिली। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती है कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज की थरथराहट साफ बता रही थी कि वो अपने पैर जमीन पर रखना चाहता था। मैडम बुच ने उन्हें बताया कि किस तरह झाड़ू पर चढ़ा जाए ताकि वे दूसरे सिरे से न फिसले, और इसके बाद वे इधर से उधर घुसकर उन्हें झाड़ू पकड़ने का सही तरीका सिखाती रही। जब मैडम बुच ने मैल्फॉय को बताया कि वो कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा था, तो हैरी और रॉन को मजा आ गया। अब जब मैं सीटी बजाओ तो तुम जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछलना, मैडम बुच ने कहा। अपनी झाड़ू सीधी रखना,
कुछ फुट ऊपर उठा और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर आना। मेरी सीटी बजने ही 3-2। परंतु नेविल तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा हुआ था कि उसने मैडम हूच की सीटी के उनके होठों तक पहुंचने के पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिया। वापस आ जाओ लड़के, वे चीखी, परंतु नेविल तो बोतल से निकले कार्ड की तरह सीधे ऊपर उठ रहा था। 12 फुट 20 फुट। हैरी ने देखा कि जमीन से दूर होते देखकर नेविल का डरा हुआ चेहरा सफेद हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था। फिर वो अपनी झाड़ू पर से फिसला और थम। एक जोरदार आवाज, एक धमाका और नेविल घास पर किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरह चली जा रही थी और फिर वो असली अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी तथा नजरों से ओझल हो गई। मैडम हूच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना कि नेविल का था। कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ है, उठो। वे बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तुम इन झाड़ुओं को वहीं पर रहने दो जहाँ वे है, वरना तुम क्विडिच कह पाओ उससे पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर दिखोगे। चलो बेटे। नेविल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। वो मैडम हूच के साथ लंगड़ाते हुए चल रहा था और मैडम उसके कंधे पर अपना हाथ रखे थी। जैसे ही वे इतने दूर पहुंचे कि आवाज ना सुन पाए तो मैल्फॉय ने खक्काटा लगा। तुमने मोटे का चेहरा देखा? नागशक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे। चुप रहो मैल्फॉय, पार्वती पाटिल ने करवाहट से कहा। आह, लॉन्गबॉटम की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पार्किंसन ने सकते चेहरे वाली नागशक्ति की लड़की ने कहा। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती। देखो, मैल्फॉय ने आगे की तरफ झपटकर घास में कुछ उठाते हुए कहा। ये रही वो मूर्खतापूर्ण चीज जो लॉन्गबॉटम के उसको दादी ने भेजी थी। जब उसने भूल न जाना ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगा। इसे मुझे दे दो मैल्फॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब चुप होकर उन दोनों को देखने लगे। मैल्फॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं चाहता हूँ इसे किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्गबॉटम उसे उठा सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा, परंतु मैल्फॉय तब तक अपनी जादुई झाड़ू पर कूदकर चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरह उड़ सकता था। ब्लूथ के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बराबर पहुंच जाने के बाद वो बोला, आओ और उसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। नहीं, हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई, मैडम हूच ने हमसे कहा है कि हम हिले भी नहीं। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके कानों में खून की गर्मी थी। वो अपनी झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर तेजी से पैर मारे। वो ऊपर और ऊपर चलता गया। हवा उसके बालों के बीच से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे यह एहसास हुआ कि कोई तो चीज थी जो वो बिना सिखाए कर सकता था। ये आसान था, ये अद्भुत था। उसने अपनी जादुई झाड़ू को थोड़ा और ऊपर किया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियां की चीख और आवाजें सुनाई दे रही थी।
और रॉन की प्रशंसा भरी शाबाशी थी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मैल्फॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। मैल्फॉय को काटो तो खून नहीं था। इसे मुझे दे दो, हैरी ने कहा, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ऐसा क्या? मैल्फॉय ने व्यंग से मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी। हैरी न जाने कैसे ये जानता था कि क्या करना है। वो आगे झुका, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कसकर पकड़ा और किसी भोले की तरफ मैल्फॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मैल्फॉय समय रहते उसके रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया। नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे। मैल्फॉय, यहाँ पर तुम्हारे जान बचाने के लिए क्रैब और ग्रेल नहीं है, हैरी ने उसे याद दिलाया। यही विचार मैल्फॉय के मन में भी आ रहा था। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैल्फॉय चीखा और कांच की गेंद को हवा में ऊपर उछलकर वो तेजी से जमीन पर लौट आया। हैरी ने जैसे धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उड़ रही थी और फिर वो गिरने लगी। वो आगे झुका और उसने अपने झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वो तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। अब उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से 1 फुट ऊपर गेंद पकड़ ली। समय रहते उसने अपने झाड़ू को सीधा किया और फिर घास पर हल्के से लुढ़क गया। भूल न जाना, उसकी मिट्टी में सुरक्षित था। हैरी पॉटर। जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था, उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से डूब गया। प्रोफेसर मैगनागल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैगनागल सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। चुप रहो मिस पाटिल। परंतु मैल्फॉय, रहने दो। मिस्टर विज़ली, मेरे पीछे आओ अभी। हैरी ने चलते चलते मैल्फॉय, क्रैब और ग्रेल की बिजली मुस्कान देखी। जब प्रोफेसर मैगनागल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, परंतु ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही हो। प्रोफेसर मैगनागल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। अब उसने यह कर दिया था। वो 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाया। वो 10 मिनट में अपना संदूक जमा रहा होगा। जब वो डर्सली परिवार की चौखट पर दोबारा पहुंचेगा तो वे लोग क्या करेंगे? वे सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने समय संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए। परंतु इस बीच प्रोफेसर मैगनागल ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने झटका देकर दरवाजों को खोला और गलियारों में तेजी से चलती रही। हैरी दुखी मन से उनके पीछे पीछे भागता रहा। शायद वे उसे डम्बलडोर के पास ले जा सकते हैं। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, परंतु रखवाले के रूप में वहां रहने दिया था। शायद वो भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनने वहां रह सकता था। उसके पेट में मरोड़ उठने लगी जब उसने ये कल्पना की कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वो हैग्रिड का बैग टांग कर मैदान में इधर से उधर घूम रहा है।
प्रोफेसर मैकगोनागल एक क्लासरूम के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर डाला। माफ कीजिए प्रोफेसर फ्लेटविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने हैरानी से सोचा, क्या वुड कोई लकड़ी थी जिसे वे उसकी पिटाई करना चाहती थी? परंतु वो वुड 5th ईयर का एक हट्टा खट्टा लड़का निकला जो फ्लेटविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और वे सभी गलियारे में चल पड़े। वुड हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर, यहाँ पर। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन लोगों को एक क्लासरूम दिखाया जो खाली था सिवाय प्लेविज के, जो ब्लैकबोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था। बाहर प्लेविज, वे चिल्लाई। प्लेविज ने कूड़ेदान में चौक फेंकी जिसकी तेज आवाज आई और इसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, ये ऑलिवर वुड है। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां आश्चर्य था वहां अचानक खुशी दिखने लगी। आप सच कह रही हैं प्रोफेसर? बिल्कुल, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुर्ती से कहा। इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। क्या जादुई झाड़ू पर चढ़ने का ये तुम्हारा पहला मौका था पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था, परंतु अब उसे लग रहा था कि उसे निकाला नहीं जाएगा। इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी जान लौट आई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने वुड को बताया, इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे खरोच तक नहीं आई। चार्ली विज़ली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सभी सपने एक साथ सच हो चुके थे। कभी क्विडिच का मैच देखा है पॉटर? उसने रोमांच से पूछा। वुड गरुड़द्वार टीम का कप्तान है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने बताया। इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है, वुड ने कहा, जो अब हैरी के चारों तरफ घूमकर उसे घूर रहा था। चपल, फुर्तीला, हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीनशिप। मैं प्रोफेसर डंबलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम 1st ईयर के नियमों में ढील दे सकते हैं। ईश्वर जानता है, हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नागशक्ति ने हमें रोन डाला था और मैं कई सप्ताह तक सीरियस स्नेप से आंखें नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने चश्मे के ऊपर से हैरी को सख्ती से घूरा। मैं ये सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल लूंगी। फिर अचानक वे मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी को तुम पर गर्व होता, उन्होंने कहा। वे खुद बहुत अच्छे क्विडिच खिलाड़ी थे। तुम मजाक कर रहे हो। ये डिनर की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा बताया था कि प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ मैदान से जाने के बाद क्या हुआ था। रॉन के हाथ में स्टिक और कितनी बड़ी कचौड़ी का टुकड़ा था जिसे वो मुंह की तरफ आधी दूरी तक तो ले गया था, परंतु वो उसके बारे में भूल चुका था। खोजी, उसने कहा, परंतु 1st ईयर के विद्यार्थियों को कभी भी तुम सबसे कम उम्र के हाउस खिलाड़ी होगे, लगभग 100 साल में। हैरी ने कचौड़ी को अपने मुंह में ठूसते हुए कहा।
दोपहर के रोमांच के बाद उसे खासी भूख लग रही थी, मुझे वुड ने बताया है। रॉन इतना आश्चर्यचकित था, इतना प्रभावित को वो बस बैठा रहा और हैरी का मुंह ताकता रहा। मुझे अगले सप्ताह से सीखना शुरू करना है, हैरी ने कहा, पर किसी को बताना मत। वुड इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज विजली हॉल में आए। जब उन्होंने हैरी को देखा तो वे जल्दी से उसके पास आ गए। शाबाश, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वुड ने हमें बताया है, हम भी टीम में हैं, हम मुबारक हैं। मैं तुमसे कह देता हूँ, हम लोग इस साल निश्चित रूप से क्विडिच कप जीतने वाले हैं, फ्रेड ने कहा। जब से चार्ली गया है तब से हम नहीं जीत पाए, परंतु इस साल की टीम बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते समय वुड लगभग कूद रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है। ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल के बाहर जाने का एक नया खुफिया रास्ता खोजा है। शर्त लगा लो, ये गेगरी चापलूस की मूर्ति के पीछे वाला रास्ता होगा, जिसे हमने पहले ही सप्ताह में खोज लिया था। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि तभी एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका वहां पर स्वागत नहीं हो सकता था। मैलफॉय। उसके एक तरफ क्रेब था और दूसरी तरफ गाय। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम मगलों के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो? जमीन पर वापस लौटने के बाद तुम ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, हैरी ने ठंडेपन से कहा। जाहिर है क्रेब और गाइल कहीं से छोटे नहीं थे, परंतु चूंकि ऊंची टेबल पर टीचर्स से भरी हुई थी, इसीलिए दोनों में से कोई भी अपनी उंगलियां चटकाने और कहर डालने वाली नजरों से देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुमसे किसी भी समय अकेले निपट सकता हूँ, मैलफॉय ने कहा, अगर तुम चाहो तो आज रात को ही। जादूगरों की लड़ाई केवल छड़ियों से, शरीर से एक दूसरे को छुए बिना। क्या हुआ, पहले कभी जादूगरों की लड़ाई के बारे में नहीं सुना है ना? ऐसे कैसे नहीं सुना, रॉन ने पलटते हुए कहा। मैं उसका साथी रहूंगा और तुम्हारा कौन रहेगा? मैलफॉय ने क्रेब और ग्राइल की तरफ देखा और उन्हें तोला। क्रेब, उसने कहा, तो आधी रात का समय ठीक है। हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, वो हमेशा खुला रहता है। जब मैलफॉय चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? हैरी ने पूछा। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम मेरे साथी हो? अरे, साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ता जारी रखता है, रॉन की इम्तिहान से कहा और आखिरकार अपनी ठंडी कचौड़ी खाना शुरू किया। हैरी के चेहरे के भाव देखते हुए उसने तुरंत कहा, परंतु लोग केवल सचमुच की लड़ाई में मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मैलफॉय तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियां ही निकाल पाओगे। तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि सचमुच का नुकसान पहुंचा सके। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि उसे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊं और कुछ ना हो? तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने सुझाव दिया। माफ कीजिए, उन दोनों ने ऊपर देखा। हरमाइनी ग्रेंजर थी। क्या कोई इस जगह शांति से नहीं खा सकता? रॉन से ने कहा। हरमाइनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए हैरी से कहा, ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया कि तुम्हारे और मैलफॉय के बीच क्या बातें हुई है।
मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम चाहते हो तो ऐसा नहीं होता, रॉन बुदबुदाया। तुम्हें रात के समय स्कूल में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जरा सोचो तो सही, अगर तुम पकड़े गए तो गरुड़ द्वार के पॉइंट कम हो जाएंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत स्वार्थी हो और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हैरी ने बोला। गुड बाय, रॉन ने कहा। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा। जब वो डीन और सिम्स के खर्राटे सुन रहा था, नेविल अभी तक हॉस्पिटल से नहीं लौटा था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह देता रहा था, जैसे अगर वो तुम्हें श्राप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि तुम झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि श्राप से कैसे बचा जाता है। इस बात की काफी संभावना थी कि फ्लिच या मिसेस नारिश उन्हें पकड़ लेंगी। हैरी को लग रहा था कि वो अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मैलफॉय का हंसी उठता चेहरा उसे बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। मैलफॉय को अपने आमने सामने की लड़ाई में हराने का ये बहुत सुनहरा मौका था। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए। रॉन आखिरकार बुदबुदाया, बेहतर होगा कि हम चल दें। उन्होंने अपने ड्रेसिंग गाउन पहने, छड़िया उठाई और धीमे से टावर रूम के पार गए। घुमावदार सीढ़ी उतरते हुए वे गरुड़ द्वार के हाल में आ गए। अंगूठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायाओं की तरफ दिख रही थी। वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके पास वाली कुर्सी से एक आवाज आई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो, हैरी। एक लैंप हिलता नजर आया। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसकी तैयारियां चढ़ी हुई थी। तुम? रॉन ने गुस्से से कहा, अपने बिस्तर में जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता दिया है, हरमाइनी ने पलटकर कहा। पर्सी प्रीफेक्ट है, वो इसे रोक सकता है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतना टांग अड़ा सकता था। चलो, उसने रॉन से कहा। उसने मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में से उतर गया। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के छेद में से उतरकर रॉन के पीछे पीछे आ गई और किसी गुस्सैल बतख की तरह आवाजें निकलती रही। क्या तुम्हें गरुड़ द्वार की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है? मैं नहीं चाहती कि नागशक्ति हाउस कप जीत जाए। तुम लोग वे सारे पॉइंट गवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैकगोनागल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, परंतु मैंने तुम्हें चेतावनी दे देती हूँ। जब तुम कल घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद करना कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग इतने, परंतु वे लोग क्या थे, ये उन्हें पता नहीं चल पाया। हरमाइनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी, परंतु तस्वीर खाली थी। मोटी औरत किसी से मिलने चली गई थी और हरमाइनी गरुड़ द्वार टावर के बाहर ही खड़ी रहेगी। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में पूछा। ये तुम्हारी समस्या है, रॉन ने कहा। हमें जाना है, हमें देर हो रही है। वे लोग अभी गलियारे से छोर तक नहीं पहुंच पाए कि तभी हरमाइनी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं आ रही हो।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बाहर खड़ी रहूंगी और फ्रिज का इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरी बात का समर्थन नहीं कर रहे थे। तुम्हारे हौसले की दाद देनी होगी, रॉन ने जोर से कहा। तुम दोनों चुप रहो, हैरी ने तेजी से कहा। कोई आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सू सू करके सांस ले रहा है। मिसेस नारिश, रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, परंतु वहां मिसेस नारिश नहीं थी। ये तो नेविल था जो फर्श पर बुरी मुड़ी लेटा था और गहरी नींद में सो रहा था। पर जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे, वो अचानक जाग गया। भगवान का शुक्र था कि तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। थोड़ा धीमे बोलो नेविल। पासवर्ड पिग साउंड है, परंतु हाल फिलहाल ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि मोटी औरत कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने कहा। अच्छा है, नेविल ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा। मैडम पम्फ्री ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा, देखो नेविल, हमें कहीं जाना है। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ, नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहूंगा। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी भी वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्लीरिज का बताया भूतों का श्राप सीखकर तुम पर उसका प्रयोग ना कर दूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को ये बताने के लिए कि भूतों के श्राप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, परंतु हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।